ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर एनालिसिस विद स्टैटिक्स के साथ। हम इसमें डिस्कस जो करते हैं, हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि करंट अफेयर्स को ले जा करके हम अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो हमारा प्रीलिम्स कम्स मेंस होता है उसी से हम जो कि कनेक्ट करने की कोशिश करें। जनरली अगर मैं बात करूं आपसे, हर एक कंपटीशन का जो प्रीलिम्स होता है, पहला फेस होता है प्रारंभिक परीक्षा। उसमें न्यूज़पेपर से 50% जो कि क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। और आईएएस का मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इनमें आपका अप्रॉक्सीमेटली 50% जो मार्क्स होते हैं, 2000 के आसपास का जो टोटल मार्क्स होता है उसमें आपका थाउजेंड्स के आसपास, मतलब जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाता है उनमें से 50% जो है कि आपका करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ लिंक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टैटिक्स करंट अफेयर्स से डायमेंशन और कंटेंट उसको डेवलप करें। और सपोज करिए कि आज यहाँ पे राजस्थान में, जैसे पहला आर्टिकल मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दूसरा आर्टिकल ऑपरेशन अजय करके है, और तीसरा यहाँ पे है मास्टर माइंड ऑफ द पठानकोट। तीन फ्रंट पेज पे जो न्यूज भी इंपॉर्टेंट दी गई है इसको हम डिस्कस करें। जो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि अभी देखिए 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, तेलंगाना, और एक जो है कि आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, 5 स्टेट्स हैं। अभी क्या किया है यहाँ पे, राजस्थान की जो वोटिंग पड़ने वाली थी, डेट जो अनाउंस हुई थी, उसको कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि अगर मान लीजिए किसी इलेक्शन का, मैं यहाँ पे अपना नोट ओपन कर लेता हूँ जिससे हम आसानी से डिटेल में डिस्क्रिप्शन डिटेल करते चलेंगे, और हमें आसानी ये होगी कि हम ज़्यादा से कंटेंट अपने ऐड ऑन कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। अभी राजस्थान में जो इलेक्शन होने वाला था वहाँ पे, एक सेकेंड, वहाँ की वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन का जो कि और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया इलेक्शन डेट, ठीक है, इलेक्शन डेट को। अब डेट के इशू क्या था, कोई फेस्टिवल होने वाला था, फेस्टिवल होने वाला था। अगर कोई फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि रियल में क्या था फेस्टिवल, उसको लेकर के सेवरल जो कि एप्लीकेशन डाला गया था कि आप जो कि 25 को कर दिया गया, क्योंकि 23 को करना, 23 को अनाउंस हुआ था जो कि कर दिया राजेश के। और इसमें ये कहा जाता था, राजस्थान में एक शेड्यूल था जो 23 का, उसमें एक हिंदू फेस्टिवल था, देव उत्थानी एकादशी, ठीक है, देव उत्थानी एकादशी। यहाँ से हमें सवाल भी मिल जाता है कि ये कौन से स्टेट में जो है कि सेलिब्रेट किया जाता है, देव उत्थानी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी, ये किस स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से सीजन में किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जहां 23 को होने वाला था उसको जो कि 25 को कर दिया। हालांकि काउंटिंग जो कि नवंबर में होगी एक ही साथ पांचों स्टेट्स का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जनरली ये देखिए मल्टी मेंबर बॉडी होती है। जनरली क्या है ही कि 1+2 है, 1+2 है कि मतलब टोटल 3 लोग हैं, एक जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, राइट, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इसके बाद इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। और इसके बाद अगर हम और आगे चल करके बात करें तो इनका देखिए कोई टाइम टेन्योर फिक्स नहीं है, 65 जो कि होते हैं, 6 या 65 होते हैं, एज होती है इनकी। और जनरली ये जो देखिए एक आईएएस ऑफिसर जो होते हैं यही लोग क्योंकि इसके हेड बन जाते हैं। और अभी इसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, इनकी जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है उन सारी चीज़ों को लेकर के कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है उतना प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। इसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी जो अपॉइंटमेंट होता है इनका, इसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री ही इनको अपॉइंट सजेस्ट कर देते हैं, और प्रेसिडेंट जो है कि इनको अपॉइंट कर देते हैं। तो इस वजह से जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, अपॉइंटमेंट अलाउंस बिल 2023 आई हुई है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि ये कमेटी होगी, कमेटी जो कि इनको सर्च करके आगे जो कि प्रोसीड करेगी तो अपॉइंटमेंट होगा। बट इसमें क्या हुआ है, जो मार्च 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दिया था कि इसमें जो
लोग होंगे, 3 लोग, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे और उसमें एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन द लोकसभा से और एक होंगे सीजीआई होंगे। बट गवर्नमेंट ने खेला क्या किया है, गवर्नमेंट ने खेला ये किया, सीजीआई की जगह एक कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट या फिर सेलेक्ट करने की बात कर दी बिल में, जो बिल 2023 आया हुआ है। हालांकि अभी आया है, अभी आगे जो प्रोसीजर होगा उसके बारे में बात किया जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम इसका। तो देखिए, ये पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये देखिए सारे ऑल ऑल मैनेजमेंट मैनेजमेंट या द मैनेज क्या, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड सारी सुविधाएं, जैसे मान लीजिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों से, क्या सुविधाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि फैसिलिटी में क्या है, फैसिलिटी में दोस्तों ये है कि मान लीजिए कब इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, डेट को अनाउंस करती है और तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंडक्ट जो है कि अनाउंस कर दिया जाता है। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे अनाउंस होता है, जो गवर्नमेंट होती है स्टेट या यूनियन की, वो जो है कि डिसकंटिन्यू कर दी जाती है और कोई भी नई स्कीम अनाउंस नहीं किया। और जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, मान लीजिए स्टेट या इंडिया में ऑफिसर जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पे काम करते हैं। दूसरी चीज़, अभी देखिए तेलंगाना में क्या हुआ है, तेलंगाना भी न्यूज में है, भी इसी न्यूज़पेपर में, तेलंगाना के कुछ आईएएस एंड आईपीएस को जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर एंड न्यू अपॉइंटमेंट जो है कि देने की शुरुआत कर दी। बात समझ रहे हैं? और इससे क्या है कि ये भी झलकता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और इलेक्शन के समय, इलेक्शन के टाइम जो है कि कितने पावरफुल बन जाती है, इस बात से हमें अंदाजा होता है। उसके बाद पार्टी से कोई भी इलेक्शन से कोई भी अगर डिस्प्यूट वगैरह होता है तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील करता है। यहाँ तक कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत, आप समझ रहे हैं, 1951 के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं इसमें डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, अयोग्यता को लेकर के, जो प्रेसिडेंट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि सलाह लेते हैं, क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं, किससे लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेते हैं कि भैया जो आप हमें सलाह दीजिए किस ग्राउंड पे इनको डिस्क्वालीफाई किया क्वालिफाई किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज और बन के आती है कि जैसे ही इलेक्शन की काउंटिंग या फिर बोल सकते हो कि जैसे ही कंप्लीट होता है, काउंटिंग वगैरह हो जाती, कौन पार्टी जीतती है, पार्टी विन होती जीतती है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सारा वर्क होता है समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज और मैं आपके साथ कंसल्ट कर लेता हूँ कि जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता फंक्शन करती है, लेकिन अगर रिकाउंटिंग की बात किया जाए कि जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी कह दे कि देखो अभी हमारे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जो हुआ है उसको रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो वो पावर होती है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, ठीक है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, एक होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, इनको क्या करते हैं, ये बूथ पे होते हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं, इनके पास पावर होती है ये जो कि फिर से रिकाउंटिंग, फिर से गणना करवा सकते हैं ये इलेक्शन। और इसके बाद अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी के बीच में डिस्प्यूट अगर हो गया, डिस्प्यूट कि रियल में ओनर मतलब इसके कर्ता धर्ता कौन है, तो इस चीज को भी ये डिफाइन करता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरी जानकारी ले ली। अब इसके बाद हम चलते ऑपरेशन अजय जो रिलेटेड है आपका इजराइल में, जो अभी पता है कि हमास के लोगों ने अटैक कर दिया है,
तो वहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स या इंडियंस लोग हैं वहाँ पे जॉब कर रहे थे या किसी वजह से गए थे वहाँ पे, तो उनको बचाने की एक राहत जो कार्य चली जा रही है कि उनको इजराइल से ला करके इंडिया में बचाया जाए, इंडिया में लाया जाए, उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन अजय। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन अजय सवाल किस तरह से पूछेगा। सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि अभी जो इजराइल से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए या लाने के लिए भारत में जो भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन चलाया था वो उस ऑपरेशन का क्या नाम, तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है, अभी देखिए 2016 में जो पठान पे टेरर अटैक हुआ था दोस्तों, तो उसके जो मास्टरमाइंड थे, मास्टर सईद लातिफ को जो है कि उनकी डेथ हो गई है, या फिर बोल सकते हो उनका मर्डर हो गया, किल कर दिया गया पाकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट था, तो इस वजह से मैंने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ओके अब देखिए यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में क्या हुआ था पिछले साल, वहाँ पे महा आघाड़ी गठबंधन की सरकार थी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाया था। और जब इलेक्शन हुआ था शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया कुछ, शिवसेना और बीजेपी के बीच में। तो शिवसेना ने कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसके साथ मिलकर के सरकार बनाया। तो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाना। बीजेपी फिर एक मास्टर स्ट्राइक की कि जो गवर्नमेंट थी उन्हीं की शिवसेना के बीच से ही फिर उस शिवसेना को दो धड़ों में बांट दी। एक जो कि बोल सकते हो जो ठाकरे ये रिप्रेजेंट करते, और एक सिंधे थे, और सिंधे को अपने ग्रुप में मिला ली बीजेपी और गवर्नमेंट बना दी, और सिंधे को जो कि मुख्यमंत्री बना दी। कहते हैं ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ेंगे। तो इसको लेकर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात आई। तो हमारे लिए दोस्तों ना देखिए अभी क्या हुआ, तो इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वहाँ के असेंबली के राहुल नार्वेकर, इन्होंने अभी G20 की जो प्रेसिडेंशियल मीटिंग चल रही थी दिल्ली में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, अब रिटर्न हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब हम जो है कि इसके बारे में अब काम करेंगे और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में सोचेंगे। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है मित्रों, इम्पोर्टेंट ये है, एक सेकेंड, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है हमें कि जब हम डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हमें 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया, और इसने ऐड क्या किया, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? और हमारे संविधान में टोटल कितने शेड्यूल हैं, 12 हैं, और जो 12 हैं, और जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था कितना था उसमें 8, मतलब 4 और ऐड किया गया, 9, 10, 11 एंड 12, राइट। तो अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर से यहाँ पे ये है कि जैसे पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा आती है, स्टेट असेंबली में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको जो हेड करते हैं, एक सेकेंड, जो इनका हेड होते हैं, एक सेकेंड, जो हेड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर। इज दैट क्लियर? और जो लोकसभा में प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको स्पीकर बुलाते हैं, और वही असेंबली में भी जो होता है उसको स्पीकर बुलाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा में होता है उसको चेयरपर्सन बुलाते हैं, चेयरमैन या चेयरपर्सन, और काउंसिल में भी चेयरमैन या चेयरपर्सन बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एक सेकंड मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, ये जनरली बात ये होती है ना कि
ये इनके पास पावर होती है कि जो हाउस होता है कैसे काम करेगा, और इनको बहुत पावरफुल होते हैं ये, इनफैक्ट कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। और इनको तीन जगह से शक्तियां मिलती हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, और दूसरा जो हाउस का रूल होता है वहां से मिलता है, और तीसरा एंटी डिफेक्शन लॉ से भी मिलता है, डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो इनके लिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, वो कहें कि हम जो कि आने वाले समय में इसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई हम इसको जो है कि डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। एक सेकंड मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ है, दो आर्टिकल है यहाँ पे। देखिए इलेक्शन कमीशन जो तेलंगाना में कुछ आईएएस ऑफिसर को, और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को जो ट्रांसफर अपॉइंटमेंट कर रही है, हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे बात ये है कि वैजिंगम वैजिन विच इंजम वेजिंजम एक पोर्ट है, ये कहाँ का पोर्ट है ये हमें पता होना चाहिए, तिरुवनंतपुरम केरला का है। ठीक है, और अभी बात ये आई है कि वहां पे चाइनीज व्हीकल को, ठीक है, जो चाइनीज व्हीकल को रुकने से मना कर दिया गया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वहिंजम जो पोर्ट है वो कहाँ पे है। तो हम थोड़ा सा मैप बनाएंगे, मैप बनाता हूँ, और मैप के साथ जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि देखिए कैसे हो। जैसे मैंने मैप बनाया, मैं इंडिया का ये हाफ मैप बना रहा हूँ। ठीक है, ये हाफ मैप बनाया मैं, और इसके बाद मैंने ये यहाँ पे लेके आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो रीजन पड़ जाता है, ये वाला जो रीजन है ये आपका केरला। तो यहीं पे, ठीक है, वहीं जम जो है कि आपका पोर्ट पड़ता है कहाँ पे। तो आप सवाल पूछेगा लोकेशन के लिए, तो आप सवाल में बोल सकते हो कि आपका वेस्टर्न वेस्टर्न घाट पे पड़ता है केरला में। अगर हम बात करें, अगर आपसे गूगल पे भी दिखाने की बात करें ना, तो देख सकते हैं, बट आप जो कि सर्च करिएगा कमेंट्स में डालिएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चल के कि क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ शशि थरूर सर को लेकर के। यहाँ पे ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। ये कहते हैं कि कुछ लोग मतलब ऐसे मतलब बैठे हुए हैं कि वहां से उठने का नाम नहीं लेते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी सुरक्षा परिषद काउंसिल की। हम हमेशा सुनते आते हैं P5 तो इसमें ये रिफॉर्म को लेकर के बात करते हैं। अब देखिए हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब इसमें देखिए 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 15 मेंबर होते हैं, 5 जो है कि आपका परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट। तो इस वजह से इसे कॉल था P5। और 10 जो होते हैं ये नॉन परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं। मतलब हर 2 साल पे इनका जो कि बदलाव होते रहता है। इंडिया भी कई बार इसका जो कि मेंबर रहा है। बात ये चलती है ना मित्रों, कुल मिला के बात यहाँ पे ये है चक्कर कि ये हो रहा है कि जो P5 वाले हैं ना, अब इसमें इनके पास ना वीटो पावर का मतलब मान लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी इशू आता है और इस पर रिजोल्यूशन लाता है ना, रिजोल्यूशन, तो होता क्या है कि ये लोग वीटो कर देते। तो हमारे लिए पता होना चाहिए P5 है कौन। पहली बात देखिए, दो दो और एक में हम किसको लेंगे? यूएसए को ले लेंगे, और 2 में हम चाइना एंड रसिया को ले लेंगे, और 2 आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, ब्रिटेन हो गया, राइट। ये 5 लोग हैं। अब क्या होता है, एक खेमा देखिए कैसे बढ़ जाता है। तो जो ये P5 है, ये दो आइडियोलॉजी वाले हैं। एक जो 2 लोग हैं जो रसिया है और चाइना है, और जो 3 इधर लोग हैं यहाँ पे कौन है? एक तो यूएसए, फिर उसके बाद आपका है, आपका ये है क्या बोलते हैं, फ्रांस है और ब्रिटेन है। अब ये P5 वाले भी ना अजीब सा मतलब चक्कर चलाते हैं। ये अपना चक्कर ये होता है इनका कि ये एक तरफ रसिया और एक तरफ यूएसए। अब ये कहते हैं कि जो ये लाएंगे रिजोल्यूशन भाई पास किया जाए, तो ये कहेंगे नहीं वीटो कर दो। अगर एक भी कर देता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो P5 मेंबर है, 5 में से अगर एक भी वीटो कर देता है, ये मतलब अगेंस्ट में चला जाता है, तो रिजोल्यूशन किसी भी हालत में पास नहीं होगा।
तो अभी तो अगर रसिया चाइना लाते हैं तो यूएसए कहेगा लाइए भाई हम जो कि वीटो कर देते हैं। वीटो करने से प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होता। और इसके बाद मित्रों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो चक्कर क्या है, बात हो रही कि जो P5 है इनको इंक्रीज किया जाए, अब ये P10 हो जाए। तो इसमें इंडिया भी एक बहुत बड़ा दावेदार है, ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए जो जर्मनी है, जापान भी है, बात की जाती है बट हो नहीं रहा। तो ये जो शशि थरूर ने जो मतलब यहाँ पे लिखा है आर्टिकल, ये ले करके बड़ा ही मेच्योरिटी के साथ लिखे इशू बता रहे हैं कैसे कैसे चीज़ें। यहाँ पर कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो मतलब वो थे, हेड थे यूनाइटेड नेशन यूएनओ के, ये भी कहीं कि नहीं बदलाव होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने को नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। और शशि थरूर की एक देखिए बुक बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही पॉपुलर है। और शशि थरूर देखिए अगर देखा जाए तो 3 बार ये लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, यूनाइटेड यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के भी रहे हैं, और ये एक्सटर्नल मिनिस्टर भी रहे हैं, और पार्लियामेंट कमेटी के भी मेंबर रहे हैं। और इसके बाद इनकी एक बहुत पॉपुलर बुक है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, बहुत अच्छी बुक है, अगर टाइम मिले तो आप जरूर उसको पढ़िएगा। और एक इनकी एक और बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात की, 2014-15 में इन्होंने लिखा था। और एक और आर्टिकल है वाई आई एम ए हिंदू, राइट, वाई आई एम हिंदू, इसको लेकर के भी इसने इन्होंने आर्टिकल लिखा है। फिर इसके बाद कोई ये यहाँ पे है जीएसटी काउंसिल को लेकर के, जीएसटी काउंसिल को लेकर अभी मीटिंग हुई है। और ये जीएसटी काउंसिल इनडायरेक्ट जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था को लेकर के, तो इन्होंने कह रहा कि जो टैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं इसको लेकर के बहुत डिस्प्यूट है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी सॉरी जो जीएसटी काउंसिल है ये कैसे काम करती है। देखिए जीएसटी जीएसटी एक्ट 2016 में लाया गया, ठीक है, और 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 जुलाई से। और ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया। और इसने इसी के अंदर जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया, और इसका जो चेयर होता है ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ये देखिए क्वार्टरली मंथली जो कि बैठती है, और ये टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इन डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, इस चीज़ को लेकर के है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे क्या। अब देखिए ये बात कर रहे हैं वुमेन कोटा को लेकर के। हमें पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें 2-3 चीज़ स्पेशल की मुझे नहीं पता कि क्या ज़रूरत थी इतना। उसको आप मानसून सेशन में भी कर सकते थे, बट इलेक्शन होने वाला था 5 स्टेट्स में 2024 में, जनरल इलेक्शन लोकसभा का भी होने वाला है। इस वजह से गवर्नमेंट जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी है, टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी नॉट ए गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसने अपना एक टास्क फेंका और वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के और पार्लियामेंट इनागुरेशन को लेकर के। जो नई संसद भवन बनाई गई तो उसको इनागुरेट करने के लिए बुलाया गया, हालांकि उतना ज़रूरी नहीं था। हालांकि ये सब माना जाता है कि हेड ऑफ द जो कंट्री होता है इसको बुलाया जाना चाहिए, जो प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट कहीं नज़र नहीं आए। और उसी के बाद जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया लोकसभा, और उसके बाद जो है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। बट ये भी देखिए कि जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई गई है, इसको अभी ला दी गई, पास हो गया, बस इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है बिल में। क्यों नहीं मेंशन किया गया है कि जब ये होगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बस मेंशन कर दिया गया भैया इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2026 का जो डिलिमिटेशन परिसीमन होगा उसके बाद, और 2029 का जब इलेक्शन होगा उसके बाद जो कि वुमेन का जो ये बिल है किया जाएगा, लगभग 8 से 10 साल चला जाएगा। तो क्या ज़रूरत थी अभी लाने का, बाद में ही लाते, बट कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स के लिए लाया गया। तो अभी इस आर्टिकल में बोल रहे हैं, कई आर्गूमेंट दे रहे हैं कि रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द लेजिस्लेशन में वुमेन ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द SC/ST कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल पार्टी ने गेम खेला कि इसमें जो कि ओबीसी या फिर अदर जो रिजर्वेशन बिल की बात करें, सपोज करिए जैसे क्या डिमांड है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डिमांड कुछ इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए कि आप बिल लाए हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई गई है कि 1/3 टोटल सीट का वुमेन्स के लिए
ये रिजर्व की जाएगी कहाँ पे, लोकसभा में, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, मान लीजिए कि 500 सीट है, 500 सीट है, इसका 1/3 लिखाने की अगर आप कोशिश करें तो अप्रॉक्सीमेटली 175 के आसपास आ जाता है। या फिर अगर हम बात करें 300 ले, इसको मार्क करके सीधा सीधा कैलकुलेशन है। ठीक है, 300 मान लेते हैं, तो 300 में अगर 1/3 हम निकालते हैं तो 100 सीट आती है। तो 100 सीट ये वुमेन के लिए रिजर्व हो गई। तो अब ये नहीं इसमें डिसाइड किया गया जो वुमेन होती हैं वो अन रिजर्व कैटेगरी से आएंगी, या ओबीसी से आएंगी, या फिर एससी से आएंगी, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से आएंगी, ऐसा नहीं मेंशन। बट अब जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कह रही है जो 100 सीट है इसमें पहली बात ओबीसी वुमेन है तो उनके लिए भी 27% किया जाए, जो एससी एसटी हैं उनके लिए 7%, जो 12% की बात की है उनको भी जो कि रिजर्वेशन दिया जाए। बट अभी ऐसा नहीं, लेकिन जो इस समय बात कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कहते हैं कि जो 2010 में बिल लाई गई थी उसमें वुमेन्स के लिए जो नहीं लाया गया था रिजर्वेशन, वो दुर्भाग्य की बात थी। हालांकि उसमें राहुल गांधी कम उम्र के भी रहे होंगे, क्योंकि इस समय भी 50 के हैं, तो उसमें 35-30 के रहे होंगे। तो जो आज समय है राहुल गांधी की सोचने की, 10 साल 15 साल पहले नहीं रही होगी। अब राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम आते हैं पावर में तो वुमेन रिजर्वेशन बिल में जो ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्व किया जाएगा। अब इस आर्टिकल में जो बात की जा रही है, आर्टिकल में आर्टिकल में कई चीज़ें बात की जा रही हैं कि जैसे रिजर्वेशन की अगर बात की जाती है, जैसे 330 एंड 332, मतलब जो एससी हैं एसटी हैं उनके रिजर्वेशन के लिए बात की जाती है। 73 एंड 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके लिए अगर हम बात करते हैं जो 1993 में इम्प्लीमेंट किया गया, इसमें 1/3, ठीक है, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन की है और एससी एसटी के लिए भी है। दूसरी चीज़ है ये भी है कि ओबीसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन कर सकती है। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने ओबीसी के लिए लोकल इलेक्शन के लिए रिजर्वेशन की है। ये थे हमारा। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर यहाँ पे फैक्ट चेक यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, इसने 2023 आईटी में प्रोमोलगेट करके एक रूल लाया, 2021 का रूल में अमेंडमेंट किया और एक यूनिट के इस्टेब्लिशमेंट किया जिसको हम कहते हैं फैक्ट चेक यूनिट। अब इसका क्या है, ये इस तरह की यूनिट है जो कि ये काम करेगी, किसके लिए काम करेगी कि जैसे मान लिया कोई फेक मतलब मान इस तरह की कोई फेक इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको चेक करेगी। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट में जो अपील डाली गई है तो उसमें जो फैक्ट चेक की बात की गई है मिसलैंडिंग के लिए। मिसलैंडिंग जो वर्ड है ये बड़े ही एम्बिग्यूस और सब्जेक्टिव है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे लिए सही है, मेरे पेरेंट्स के लिए सही है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए सही, बट उन टीचरों के लिए हो सकता है कि मैं सही ना हूँ जो हमारे कंपटीटर है, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो कहेंगे कि नहीं ये सही नहीं गलत पढ़। तो कोई भी टॉपिक किसी के लिए पूरी तरह से सही गलत हो, इसके लिए कौन जो कि पैरामीटर अप्लाई किया जाएगा। अब हम इसके लिए बात करते हैं, अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेकर के कि क्या है इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल पे बात है सीएजी। अभी देखिए सीएजी के एक ऑफिशियल को जो है कि ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्लेम किया है कि इन्होंने भारत सरकार की जो कुछ इरेगुलरिटी को एक्सपोज किया और इस वजह से इनको सजा दी गई कि ट्रांसफर कर दिया गया। क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट आई हुई थी सीएजी का जिसमें आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर के थी, फिर उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर के था, उसमें ये बात आई थी कि जो अभी एक्सपेंडिचर किया गया उसमें जो कि इरेगुलरिटी और प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको लेके कैंसिलेशन, रिपीटेड कैंसिलेशन। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में पोल होने वाला है, बहुत सी ट्रेनों को जो कि कैंसिल कर दिया जाता, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन होने वाले यहाँ से जो मजदूर जाए तो कांग्रेस को, किसी और पार्टी को तो कांग्रेस बीजेपी कर दे, तो वो अलग है। हम बस थोड़ा सा हिंट ले रहे हैं अपने काम के लिए कि जो हमारे काम में कुछ आ जाए। अभी के देखिए कोई वुमेन अगर मैरिड है और वो प्रेग्नेंट है और अबॉर्शन करवाना चाहती है, 26 वीक का हो गया हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, तो उसको लेकर के बदलाव किया जा रहा है कि अबॉर्शन जो बिल है, मतलब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो मतलब डिलीवरी या फिर उसको जान के लिए खतरा है तो उसका अबॉर्शन किया जाए या नहीं किया जाए, उस चीज़ को लेकर के ये आर्टिकल आया हुआ, जजेज अभी उसको डिस्प्यूट है। नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन कहा जा रहा है कि कम से कम
3.21 लाख ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि पेंडिंग है इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत। हम बात करते हैं बेसिक से। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में इसको पास किया गया। इसमें यह था किसी भी ऑफिशियल के लिए अगर आप इंडिविजुअल अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो एक एप्लीकेशन डाले और वहां से इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो कि अपॉइंट करती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद चलते हैं, यूरोपीय यूनियन ने देखिए क्या किया है कि फलस्तीन की जो फंडिंग देने की बात चलती थी उस पर ज़्यादातर जो यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर हैं इन्होंने कहा कि फलस्तीन का जो फंडिंग है उसको नहीं रोका जाए। बैकग्राउंड बता रहे हैं हम आपको, अब यहाँ पे आप अलर्ट रहिएगा कि बैकग्राउंड में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड में ये है कि अभी हमास लोग जनरली ये गाजा पे कैप्चर करते हैं, गाजा पे रहते हैं, और इन लोगों ने इजराइल पे जो कि अटैक कर दिया, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। और इजराइल ने काउंटर मतलब अटैक किया गाजा पे बहुत सिविलियन लोग मारे गए। अब देखिए फलस्तीन क्या है। फलस्तीन एक ऐसा एरिया है इजराइल के पास जो जेरूसलम प्लस गाजा में लोग रहते हैं। बट जो फलस्तीनियन मेन है वो जेरूसलम पे होते हैं, और ये जो गाजा लोग हैं, गाजा लोग अपने आप को फलस्तीन मानते हैं, बट ये जनरली गाजा पे ही इनका कैप्चर है, जेरूसलम में नहीं है। जो फलस्तीन है इसका जेरूसलम पे उस पर नहीं। तो और ये कहीं ना कहीं फलस्तीन और हमास एक दूसरे के हो सकते हैं चचेरे भाई हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फलस्तीन, कहते हैं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमास कहते हैं हम जो कि फलस्तीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने अटैक किया, तो अब इसका खमियाजा वहाँ के सिविलियन सिटीजन से भी भुगतते रहे। तो ऐसा ये है कि उनका फंडिंग से ना रोका जाए, इस टॉपिक को लेकर के ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें अभी मीटिंग होने वाली, तो भारत सरकार ने कहा कि हम इस पे जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये चाइना का है, चाइना का 2013 में इसने लॉन्च किया था। इसने ओल्ड जो सिल्क रूट है उसको जो है कि फिर से जो जनरेट करने के लिए बनाने के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव लाया गया था। तो ये इसकी 3rd मीटिंग होगी 2017 एंड 2019 में किया गया, और 2023 में फिर से किया जा रहा है। तो इंडिया बहुत से कंट्री बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इंडिया इसको स्किप करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक सब पार्ट है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है कि पीओके से होकर के जाता है, और इंडिया ने कहा कि आप बिना हमारी सहमति से आप इसमें से ये डेवलप करें, ये सही नहीं। इस वजह से हम आपके बेल्ट रोड इनिशिएटिव का समर्थन नहीं करते, और इसने स्किप किया कि नहीं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इनके उसमें। फिर उसके बाद देखिए सेबी, तो ये अलग चीज़ है। तो ये हमारा आज का था डेली करंट अफेयर और न्यूज एनालिसिस विद करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो द हिंदू का था ये। आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। कोई क्वेरी, कोई कमेंट्स वगैरह हो तो आप नो डाउट इसमें जो कि आप डालिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन, एंड जय हिंद जय भारत।